हेलो फ्रेंड्स, मैं शमशेर कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चर्चित चेहरे के इस 6th एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो शहर के विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं और उनके ऊपर काम भी करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और सलाहें देते हैं, लेकिन ये पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ मुद्दों को बोलकर या जताकर ही नहीं बताया कि हाँ ये मुद्दे हैं, इन्होंने काम करके भी दिखाया। जैसे शहर की बहुत सारी सड़कें टूटी हुई थी, तो उन टूटी हुई सड़कों को वापस रिपेयरिंग का काम, कह सकते हैं कि गड्ढे भरने का काम इन्होंने किया। फिर सफाई के अभियान में ये जुड़े और उसके बाद ये आवारा पशुओं से संबंधित अभियान में भी जुड़े। तो इन सभी कामों को लेकर ये चर्चित हुए। हमारे साथ आज उपस्थित हैं इस एपिसोड में श्री रमेश सैनी जी, जो एक श्री ओम साई राम इंटरनेशनल स्कूल व बचपन प्ले स्कूल के संचालक हैं और साथ ही समाज हित में बहुत सारे अच्छे नेक कार्य करते रहते हैं। तो आइए आज इनसे मिलते हैं। रमेश सैनी सर, मैं आपका यहाँ पर पहुँचने पर जो आप चर्चित चेहरे शो के लिए आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ अपने शो के ऊपर। आपका धन्यवाद कौशिक जी, और चर्चित चेहरे के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। सर, मेरा छोटा सा सवाल है। देखिए, अभी आगे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, हम 1 to 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे आपसे। ये सब चीजें मेरे समझ में आती हैं, हमारे दर्शकों को भी समझ में आती हैं कि आप जो अपना विशेष तौर पर जो आपने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, फिर उसके बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में आए। यहाँ तक सब कुछ समझ में आता अच्छे तरीके से, लेकिन इसके बाद एकदम से फिर जो नगर पालिका से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे रोड के गड्ढे भरने हो गया, या फिर सफाई कचरे का जो है सफाई अभियान, या फिर आवारा पशुओं, इनके मुद्दों पर आप कैसे आए? इसके बारे में कौशिक जी मैं यही कह रहा, मैं इससे ऐसे ही नहीं आया हूँ। अच्छा, इसमें भी कोई अपने आप में एक घटना है कि जैसे आपको वैसे तो पता ही है, सभी को पता है नगर पालिका का इस 5 साल के दौरान क्या रहा है जी। तो अभी क्या हो गया, पिछले दिनों जब हमने एक गड्ढा भरो अभियान क्यों चालू किया उसके बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को लेके बस स्टैंड से अपने बाइक पे लेके आ रहा था। तो रास्ते में जैसे ही मैं आया तो एक छोटा सा गड्ढा मेरे सामने अचानक से, क्यों सड़क पे गड्ढे तो हैं जी, तो वो अचानक से मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो अचानक से ही मेरे को उसको अपना बाइक का जो स्टीयरिंग है मोड़ना पड़ा। और जैसे ही अचानक से उस गड्ढे से बचने के लिए मैंने मोड़ा, पीछे से आ रही एक दूसरी बाइक ने मेरे बाइक को टक्कर में लगा दी। ठीक है। तो वो बाइक वाला भी गिरा, मैं भी गिरा, रिश्तेदार भी गिरा। लेकिन भगवान ये थी हमारी कृपा रही कि हमारे ना उनको चोट आई ना हमें कोई चोट आई। लेकिन उस समय मेरे को बड़ा ये लगा कि हो सकता था कि ये एक बड़ा चोट हो सकता है, पीछे से कोई बड़ा व्हीकल आता है वो हमारे ऊपर से गुजर जाता है। कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी होता है कि आपने भी देखा होगा हमारे हाईवेज पे या इधर काफी हमारी यहाँ घटनाएं हो चुकी है, काफी मौतें हो चुकी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि हम इसमें, मैंने सोचा हम खुद पर्सनली तौर पर इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका तो जब करेगी या जैसे करेगी या इनका क्या लड़ाई झगड़ा ये वो जाने, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कुछ ना कुछ हमें अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो उसी के लिए को लेकर हमने एक कुछ सामाजिक संगठनों के लोगों से मिलकर अपने स्कूल में एक मीटिंग की। तो एक गड्ढा हमने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम जो शहर के गड्ढे हैं वो भरे जाएं, ताकि कि इस तरह की घटनाएं जो हम जब अचानक से मोड़ने से या उसमें गिरने से बगैर देखे हुए रात के समय ना दिखे हुए गड्ढे, या फिर बरसात का मौसम हो और उसमें वो गड्ढे कैसे दिखेंगे, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए गड्ढा भरो अभियान चलाने की वो आपने शुरुआत की। और उसका हमें लोगों से बड़ा सहयोग मिला। बहुत अच्छी लोगों ने हमें बड़ा सराहा। लोगों की जो समस्याएं मतलब जो थी उसका समस्या का समाधान हो रहा था, तो ऑटोमेटिकली वो तो सपोर्ट में आने ही। लेकिन और आपका एक सराहनीय काम था ये। लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ ये, कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि कैसे गड्ढे भरने से क्या हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि क्या आपने वो कहानी तो सुनी होगी है कि एक चिड़िया थी और जंगल में रहती थी, एक कौवा था, एक कौवा और एक चिड़िया एक जंगल में रहते थे, और उस अचानक से उस जंगल में आग लग गई। और आग लगने से क्या हो गया कि अब वो चिड़िया
देखे आग लग रही है तो उसको कैसे बुझाया जाए, तो उसको पास में उड़ के पास में किसी नदी नाले में जाए, उसकी एक टॉर्च भरे और उसमें पानी डाल दे, फिर जाए फिर डाल दे, ऐसे वो बार बार प्रोसेस कर रही थी। तो कौवा देख रहा था, उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो, इससे आपके तो ऐसे आग थोड़ी बुझेगी, आग तो बुझेगी नहीं। तो उसने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में जरूर लिखा जाएगा। तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो उसी आधार में तो यही है कि मतलब आपके गड्ढे भरने वालों में आपका नाम है तो गड्ढे करने वालों में नाम नहीं है। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी है स्टोरी की इसकी। अच्छा, ये रोड के गड्ढों की बात रही। अब उसके बाद फिर आप सफाई पर आगे, सफाई का फिर चलाया आपने। उसी दौरान गड्ढा मेरा महेंद्रगढ़, स्वच्छ महेंद्रगढ़, कुछ इस तरह के बोर्ड फ्लेक्सेस में देखे हमने जो पोल्स पे लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों जब हम गड्ढा भरो अभियान चला रहे थे जी, उसी दौरान आपको भी या हम सभी को एक अखबारों के माध्यम से पता चला कि हमारा महेंद्रगढ़ से स्वच्छता के मामले में पूरे जोनल स्तर पर कि 191 से 190 स्थान पर और पूरे हरियाणा में सबसे नीचे पायदान। हाँ, वो एक लिस्ट आई थी, उसमें 190 नंबर, 190 था, 190वां नंबर 191 जोनल में से जी, और पूरे हरियाणा में सबसे निचले स्तर पे, बिल्कुल निचले स्तर। और उससे हमें बड़ा, मेरे को, हमें क्या, आपको भी, सभी को, महेंद्रगढ़ वासियों को इस तरह का बड़ा उसका अफसोस सा लगा कि ये मतलब हम कहाँ हैं। तो मेरे मन में जब उस टाइम ये भावना आई, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसको इस तरह खिताब नवाजा गया है कि वो सबसे पिछड़े में आते हैं, साफ सफाई में पिछड़े में आते हैं। तो जितना फिर मैंने तय किया कि क्यों ना हमें जो साथी थे जो गड्ढे भरे अभियान से संबंधित हमारे साथी, तो उनसे हमने एक मीटिंग की कि क्यों ना हम इस पे भी एक काम करें कि स्वच्छता अभियान पे। तो हमने स्वच्छता अभियान पे काम करने की कई शुरुआत की। तो सबसे पहले हमने सोचा कि लोगों को ये बताया जाए कि ये जो अपना कचरा है, वो कचरा इधर उधर ना डालने, और अब ये कहीं ऐसे जगह पे डाल ले जहाँ नगर पालिका से यानी कोई डस्टबिन वगैरह हो या कुछ भी, या जो नगर पालिका द्वारा वो चलाया जा रहा है, आजकल टेम्पो वगैरह चलते हैं, उसमें डाल ले। लेकिन जब हम इसको फील्ड में लेके गए तो इसमें हमें पता चला कि जैसे लोगों का कहना था कि पहली बात तो ये है कि हम ऐसे शहर में हमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम घर से निकाल के उस जगह पे डालाएं, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई जगह रहती ना, नगर पालिका तरफ से कोई डस्टबिन रखे गए हैं कि वो उसमें डाल दें जी। और ना नगर पालिका के टेम्पो ऐसे हैं कि वो, क्योंकि हमारे जो गलियां हैं छोटी है या कुछ लगा लो कि वो हर गली के अंदर चले जाए, उसके अंदर चले जाए और वो वहाँ डाल दे, तो उनकी मजबूरी है कि वो आखिर डाल ले तो डाल ले कहाँ उसका चले। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि गलियां संकरी हैं तो टेम्पो वगैरह वहाँ तक नहीं पहुँचता, ना ही कोई जगह ऐसी है जहाँ पर निर्धारित स्थान हो कि यहाँ आप कूड़ा डाल सकते हैं। तो पब्लिक के भी अपने आप में एक समस्या, प्रॉब्लम है ये चीज। तो उसके बाद हमने पहले तो सोचा था कि हम कूड़ा एक बार शहर को स्वच्छ कर देते हैं कि कूड़ा उठाएं, ट्रॉली लगाएं। हमने उसकी शुरुआत भी की थी सरकारी हॉस्पिटल से। अच्छा जी, एक रैली भी निकाली इस विषय में, और उसके बाद हमने सरकारी हॉस्पिटल से शुरुआत की। लेकिन ये हमें पूरे शहर में इस तरह का हमें रास्ता कारगर नहीं लगा, क्योंकि कारगर इसलिए नहीं कि हमें कोई स्पेशल आज तो हम उठा देंगे, कल लोग तो वहीं फिर डाल देंगे। हाँ, तो हम तो ज़्यादा तो उठा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। तो हमने इसके लिए लोगों से हमने फिर मीटिंग करके एक ये निर्णय लिया कि हम इसके लिए पहले लोगों को जागरूक करेंगे कि हम इसको अगर मान लो हमें समुचित व्यवस्था नहीं है तो हम अपने लेवल पे किस तरह से अपना हम इसको जो जितना भी हमारा वेस्ट निकलता है उसको कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं खुद से, या कैसे हम कहाँ फेंक सकते हैं। तो उसके लिए मैं सभी लोगों से, जैसे हमने अभी फेसबुक के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से हमने कई बार बताया भी है, और सरकार भी
तो इस पर ध्यान दे रही है कि, और हमने भी फ्लैक्स भी लगवाए हैं, आपके देखे होंगे बाजार में देखे, पोल्स पे लगे। तो उसके अंदर हमने प्रयास किए हैं कि हम सभी दुकानदार भाइयों या सभी घरों में जितनी महिलाएं रहती हैं उनसे मेरा कहना ये है कि हम हर अपने घर में 2 डस्टबिन जरूर रखें। 2 डस्टबिन रखें। 2 डस्टबिन में एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो ब्लू कलर में हम कोशिश करें कि हमारी जो सूखा कचरा उसमें डालें, और ग्रीन में हम गीला कचरा डालें। गीला कचरे का मतलब जैसे केले के छिलके हो गए या कुछ भी इस तरह का सब्जी हो गया, रोटी बची हुई है या कुछ इस तरह। और सूखा कचरा मतलब जो भी सूखा है या प्लास्टिक वगैरह ये हम उसमें डाल दें। तो अभी जैसे उस विषय में एक नगर पालिका से मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी उन्होंने जो टेम्पू लगाए हुए हैं वो उसमें सभी कचरा एक साथ ही डाल देते हैं, वो गीला सूखा सब इकट्ठे जाते हैं, सब जा रहा है। तो उसमें भी उनको भी ये चाहिए कि वो गीला कचरा और सूखा कचरे के अलग अलग 2 खाने बना के उसमें उसी तरह का वो अपने टेम्पू चलाए। और अब उससे क्या प्रॉब्लम है कि जैसे कि हम जब भी जो हमारे नगर पालिका वाले जहाँ भी फेंकते हैं, यहाँ भी डालते हैं जैसे उस कचरे को, वहाँ आप देखते होंगे कि वहाँ बहुत सारी गायें हैं हमारे, या सांड है या अदर कोई पशु है, उसमें मुंह मारते हैं और उसको खा जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो थैलियाँ उनके पेट में जाती है, तो उससे बीमार होते हैं और वो मर भी जाती है जैसे गाय। ऐसा होता है। तो इससे भी एक ये भी दुष्प्रभाव है कि हमारे गौ माता, जिसको हम अपनी राष्ट्र माता भी कहते हैं, वो इसे को खा के मर रही है, जो हमारे लिए शर्म और चिंता दोनों की बात है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले कि जो 2 डस्टबिन रखे, गीला कचरा एक में डाले, सूखा कचरे में। और गीला कचरे के लिए अब मैं सभी से रिक्वेस्ट एक करना चाहूँगा कि इसके 2-3 तरीके हमारे पास। इसको या तो सबसे पहले हम गीले कचरे का जो भी हम निकले उसको हम सुबह उठ के किसी भी बाहर निकल के किसी भी जानवर को खिला दे, जैसे मान लो कोई गाय है, कोई नाकल है या कोई पशु है, वो खा लेगा गीले क्योंकि वो ऐसा कुछ है नहीं कि वो नहीं खा सकते। और सूखे कचरे को ये है कि वो नगर पालिका कोई टेम्पू आता है कुछ उसमें डाल दे। ठीक है। या फिर दूसरा ये है कि अगर इसमें नगर पालिका को भी थोड़ा सा रोल निभाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब दूसरा ये है गीला कचरा कि अगर मान लो किसी बार गीला कचरा मान लो पशु को निकलाना चाहता हो, तो वो हमने देखते हैं कई बार कि किसी के पास थोड़ी बहुत जगह छोड़ देते हैं अपना मकान बना के, लान वान के गार्डन के लिए, तो उसमें खोद के उसमें दबाते वो, कि वो एक घर से 250-300 ग्राम गीला कचरा एक दिन में निकलता होगा। तो वो हम इतना कर सकते हैं, उसको खोद के उसी अपनी ज़मीन में दबा सकते हैं, वो बाकी बाद में खाद बन जाएगा वहाँ पे। अगर वो भी ना करें, हमें लगा कि ये नहीं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना पूरा गीला कचरा एक डब्बे में इकट्ठा करते रहें बड़े पे, और वो जब भर जाए तो उसके अंदर हम लेकिन वो भरने के बाद उसके अंदर हम इसको ना खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे तो खुद भी। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या है कि हम थोड़ा सा लस्सी ये जैसे होती है और 1 लीटर 1.5 लीटर जो उस डब्बे में डाल दें और वो उसको एक उसमें रख दें। छाया तो कूड़ा का जो है गीला जो कचरा है वो किसी डब्बे में डाल दिया और उसके ऊपर हमने लस्सी डाल दी। हाँ, लस्सी डाल दी तो वो क्या होगा, उसको छाया में रख दो, 10-15 दिन वो खाद में परिवर्तित हो जाए। उसको बार-बार 10-15 दिन छाया में रखना तो खाद में हो जाएगा। हाँ, उसको लेकिन हमें उसको बार-बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे हो जाएगी। जी। तो वो खाद पर तो उस खाद में को हम फिर कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे हमारे गमले में पेड़ पौधे और कुछ या कहीं बाहर भी हम डाल सकते हैं, कहीं पेड़ पौधे में हम लगाते हैं उसमें डाल सकते हैं। अब तो नगर पालिका को ऐसा कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर हम चाहें तो नगर पालिका इससे आय कर सकती है कि नगर पालिका अपना एक ऐसा प्लांट लगाए कि वो सूखा कचरा और गीला कचरे के लिए, सूखा कचरे के जैसे मेनली ज़्यादातर क्या होता है प्लास्टिक की चीज़ें होती है, थैली वैली ये ज़्यादा मेनली होती है इसमें गीले सूखे में। तो इसके लिए हम प्लांट लगा सकते हैं कि उसका जैसे प्लास्टिक का कि उससे दाने वाने बनते हैं प्लास्टिक के, या कुर्सियाँ बनती है, या बहुत सी प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना सकते हैं, उसका लग जाए और हमारा वो मतलब 1-2 का आ जाएगा, हमारा वो खराब मतलब स्वच्छता में भी काम आएगी और थैली दर्द नहीं घूमेगी और आय भी हो जाएगी। इसी तरह उसको गीले कचरे को हम ले जाके उसका खाद पर बना सकते हैं और वो हमारे क्षेत्र के किसान उसको खरीद कर अपने
फसल में काम ले सकते हैं। सही दोनों तरीके बहुत अच्छा तरीका बताया आपने सफाई के बारे में, तो काफ़ी अच्छे मतलब आपने एक्शंस लिए हैं और आपने जागरूकता का मतलब ये लगा लीजिए कि पूरा आपने इसको स्टडी किया है कि किस प्रकार से क्या क्या इसके समाधान है और लोगों को आप जागरूक। अच्छा, आगे आपके इससे संबंधित क्या प्लान है सफाई से रिलेटेड, सफाई जागरूकता अभियान से रिलेटेड? अभी तो यही है कि अभी हम जो लोगों को अभी और जागरूक करने का काम करेंगे। और एक पिछले दिनों एक चीज़ और हमने की थी कि ये जो गड्ढे हमने भरे थे पीछे, तो वो गड्ढे क्योंकि समय के काफ़ी टाइम हो गया तो वो थोड़ा वापस फिर से आ गए। अब तो लोगों ने कहा कि जी अब ये तो फिर निकल गए, तो आप ऐसा करो कि इनको रोड़ी बजरी या प्रॉपर मतलब इसकी रिपेयरिंग कर दो। तो लेकिन इसके लिए भी हमने जब लोगों की राय जाननी, उसके बाद हमने अपने संघ शहर के लोगों की प्रबुद्ध लोगों की मीटिंग बुलाई। लेकिन उसमें ये तय हुआ कि हम मतलब कि शहर के रोडों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ बिल्कुल, मैं तो देखता हूँ, ऐसी बात नहीं, मेरे को पता कि हम उसमें हम चाहकर भी कितना भी पैसा लगा लो कि वो ठीक नहीं हो सकती। कि उसको सरकार ही ठीक कर सकती है, सरकार ही ठीक कर सकती तरीके से उसका सिस्टम जो है वो ठीक कर सकते हैं। हम इसमें इतना पैसा मतलब हो सकता है कि हम अपनी जेब से तो लगा नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा इसके अंदर, और हम किसी के पास मांगने जाएं ये भी हमने लगा उचित नहीं है कि निजी कार्य नहीं है, सार्वजनिक है। उसमें लोग ये भी कहेंगे जी मांगने आ गए या फिर पता नहीं फंड कौन मैनेज करेगा, ज़्यादा लगा दिया कम लगा, कुछ भी हो सकता। तो हमने इसमें तय किया कि फिर कि हम एक ऐसा हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे जिसके अंदर लोगों को सफाई के साथ साथ जागरूकता अभियान के साथ साथ हम एक जो लोगों के जो समस्या में सड़क है, बिजली, पानी, किसी भी तरह की कोई समस्या है उसको हम एक रजिस्टर लेके चलेंगे साथ में, और लोगों के सामने उस रजिस्टर को हम खोल के गएंगे। वो उसके अंदर अपने कमेंट डाल लें, साथ में उस पर सिग्नेचर करें, एक साक्षरता के लिए जैसे हम एक वो लगाएंगे, जो बोर्ड लगाएंगे और उसमें डाल लें और अपने कमेंट लिखें और अपने साइन मोबाइल नंबर इसमें डाल दें। कोई भी क्षेत्र की समस्या, सिर्फ ये नहीं कि स्वच्छता या सड़क से कोई भी उनको लगता है कि इस क्षेत्र की समस्या है हम और इसमें डालने चाहिए तो वो डाल लें। और वो जब हम पूरे शहर में उसको करेंगे, दुकान जितनी भी दुकानें हैं जाकर या जैसे भी होगा, और उसको फिर हम अपने हमारे जो जितने भी कमेटी के सदस्य होंगे, जो भी हमारे साथी होंगे, सभी जाकर फिर एक दिन हम इनको जितने भी संबंधित अधिकारी है या हमारे नेतागण है या हमारे कोई जैसे उनको सभी तो ऐसे ज्ञापन के तौर पर उनको वो पूरी इनकी फोटो स्टेट करवा के सभी के पास दे दी जाएगी। हम चाहते हैं कि उससे उसको हमारे जो उच्च अधिकारी है उस चीज़ को समझे, उनको पढ़ के और उनको जो उचित लगेगा उनको समझ के अच्छे से उन पर एक्शन लेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो उसके लिए हम अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि जैसे गौ हमारी माता है और वो प्लास्टिक वगैरह खा के, अच्छा इसी से संबंधित एक और भी समस्या है, जैसे जो गौ हैं, गौ माता और जो सांड है, ये बहुत सारे रोड पर दिखाई पड़ते हैं। इस मुद्दे को भी लेकर आपने एक्शन लिया था, इसके बारे में बताएं एक बार आप। देखो कौशिक जी, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था कि किसी जो हमारे सिटी थाना के पास है किसी दादी माँ को दादी माँ को एक पोता बचा रहा था सांड से, और उसको बड़ी मुश्किल से चलो उसको भगवान की दया से बस तो लेकिन छोटे बहुत है उसमें, लेकिन वैसे भी 8 से 10 आदमी फिर भी हमारे शहर में पिछले 1-2 साल के अंदर इनके द्वारा मारे जा चुके हैं। सांड मतलब आवारा पशु कह सकते हैं, आवारा पशुओं के माध्यम द्वारा। तो उसके लिए हमने, क्योंकि ये जो मुद्दा है आवारा पशुओं का, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे यहाँ ये आवारा पशु है, ये कोई आस पड़ोस के गाँव से या दूसरे शहर से हमें लग रहा है कि वहाँ से भी आते हैं, यहाँ इस शहर में छोड़ जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि शहर में, क्योंकि जहाँ कोई कार्रवाई कम होती है किसी भी उसमें, तो बहुत सारे हमने इसके मैटर को लेकर एक बार उससे ही बात की, गौशाला वाले से। हाँ बहुत सारी गौशालाएं हैं, उनसे बात की, उनसे पूछा,
तो उन्होंने ये कहकर कि जी हमारे पास मतलब कि इतने गाय की या रखने की या इतने सांड रखने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। तो ये बहाली हमारे पास जो हमारी क्षमता है कि हमारी क्षमता मान लो 500 गायों की है तो हम 600 ऑलरेडी रख रहे हैं, तो हम इससे ज़्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है और हम नहीं रख पाते। तो अब इस विषय में तो गौशाला वाले भी क्या करें, अब मेरे को मैं पता नहीं है कि उनके पास कितनी क्षमता होती है, कितने रखने की क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं। तो लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया कि जी तो अब हम इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते कि हम जबरदस्ती पकड़ के किसी गौशाला में इनको छोड़ आए, क्योंकि इनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये तो प्रशासन या नगर पालिका इस चीज़ को ध्यान दे, या नगर पालिका से या इनसे बात करके ना सभी गौशाला वालों से बात करके तो उनमें बांट कर जैसे कि 10, 15 बंदा जितने भी उनको दे, ताकि इनसे आवारा पशु से सभी में मतलब डिवाइड कर दिए जाए। जितने भी आवारा पशु हैं, मान लीजिए 20 बनते हैं, 100 बनते हैं, तो उनको सभी जो नजदीकी गौशाला हैं उन सभी में डिवाइड करके डाल दिया जाए, और तो इतना थोड़ा सा लोड वो ले सकते हैं। सामाजिक बहुत सारे संगठन उनके साथ काम करते हैं, बहुत सारे नेता लोग हैं, वो लोग जाकर उनकी हेल्प करते हैं, और बहुत सारे लोग वैसे गाँव में भी और शहर से भी बहुत सारा दान पहुँचता है, अनुदान राशि पहुँचती है, उनके टेम्पो भी चलते हैं, तो वो मतलब मैनेज कर सकते हैं गौशाला। बिल्कुल। हाँ, सांड का एक विषय हो सकता है, गौ को अगर हम मतलब गौ का मान लीजिए वो कर सकते हैं, सांड का एक उनके लिए विषय बन सकता है कि वो शायद उसको वहाँ ना रख सकें। अच्छा, तो ये मतलब कि आपके विशेष मुद्दे हो गए, आपने रोड के गड्ढे वाली बात कर ली, आपने सफाई अभियान वाली बात कर ली, और अभी आपने जो आवारा जो पशु हैं उनके लिए एक्शन लिया, और आगे भी आप कह रहे हैं कि हम इस तरह से हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। मेरा इसके माध्यम से बीच में निकल के एक सवाल आ रहा है, और सवाल वही है जो कॉमन होता है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं आप राजनीति वाले पथ पर तो नहीं चलते जा रहे हैं? कोई मतलब आगे कुछ इस तरह का प्लान तो नहीं है कि जैसे समाज सेवा के माध्यम से फिर आप राजनीति में आ गए? कोशिश ये ऐसा मेरा वो नहीं है कि राजनीति का मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ या राजनीति करना चाहता हूँ, तो ना राजनीति मेरे को आती है। लेकिन ये जरूर लगता है कि जैसे कि हम जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि जो आज शहर के हालात है, और चाहे वो सफाई को लेके हो, चाहे सड़कों को लेके हो, चाहे आवारा पशुओं को लेके हो, जब मैं इन चीज़ों को लेकर देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि अगर हम अपने लेवल पर, अपने स्तर पर हम एक छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसका पूर्णतः समाधान नहीं कर सकते। वो तो सिस्टम ही कर सकता है। तो वो सिस्टम कर सकता है, तो उसके लिए हमें तो अगर हमें पूर्णतः समाधान चाहिए या तो वो तो उसके लिए हर किसी जो भी करना चाहता है, जो भी करे, तो एक सिस्टम के अंदर जाके किया जा सकता है इस चीज को। सिस्टम का हिस्सा होके सिस्टम के अंदर जाकर वो काम किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर मान लो आगे चल के अगर हमें लगा कि हमें सिस्टम के अंदर जाना चाहिए या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, शहर के लिए कुछ कर सकते हैं या हमें करना चाहिए, तो हम सिस्टम के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। अगर जनता का सहयोग या प्यार मिला तो हमें अगर इसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे, शहर के विकास के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, कुछ ही समय में इलेक्शन है, तो काफ़ी लोग हैं ऐसे, जैसे आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं फिलहाल, तो ऐसे चर्चाएं शुरू हो जाती हैं अपने आप में कि भाई सामाजिक कार्य इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि राजनीति में आना। चलो ठीक है, आपका उद्देश्य पहले सामाजिक से ही है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको अनुभव हुआ है, खुद ने आपने कोशिश करी है, तो उसके बाद ये अंदाज़ा निकल के आता है कि सिस्टम के अंदर रह के ही हम उस काम को कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली अपकमिंग इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस में शहर के जो विकास कार्य अगर देखें, मतलब नगर पालिका से रिलेटेड, तो उसके लिए तो नगर पालिका चेयरमैन एक ऐसा मतलब पद है जिसके लिए आप इलेक्शन में जा सकते हैं, या फिर वार्ड मेंबर का जो पार्षद का जो चुनाव है, मान लीजिए पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं अपने वार्ड से, तो उसे मतलब एक आधिकारिक रूप से आप सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे। तो आप उसमें जाइए, क्योंकि लोगों को ऐसे सामाजिक लोगों की ज़रूरत है जो उनके हित में कार्य करें।
लोगों को सहयोग और प्यार मिला जरूर जाएंगे कौशिक जी से। हाँ, तो फिर जरूर जाएंगे। तो फिर वार्ड से मतलब पार्षद बनेंगे या फिर चेयरमैन बनेंगे, किस मतलब, क्योंकि अब की बार इलेक्शन भी अलग अलग है ना। पहले तो ये था कि ठीक है चेयरमैन और जो पार्षद थे दोनों अलग अलग होते थे, तो पार्षद का ही चुनाव होता था, उसके बाद इलेक्शन होते थे, पर्टिकुलर जो पार्षद सिलेक्टेड होते थे, फाइनल होते थे, वो लोग डिसाइड करते थे चेयरमैन को। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार या तो पार्षद का चुनाव लड़ना है चेयरमैन का, तो आप पार्षद के लिए इलेक्शन में जाएंगे या फिर चेयरमैन पद के लिए इलेक्शन में जाएंगे? कौशिक सिंह के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये की जा रही है कि अब की बार से जो नगर पालिका नगर परिषद के जो भी इलेक्शन होंगे आगे वो डायरेक्ट होंगे, मतलब डायरेक्ट होंगे। लेकिन अभी भी उसमें अभी हम 100% वो अभी तक इस पे और नहीं लगे सरकार। अच्छा, मतलब हाँ मैं सरकार चाहूँगा, मुझे इसकी पूर्णतः नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा सुना पढ़ा था कहीं। हाँ, सरकार वैसे पूरी तरह इसके लिए तैयार है और शायद 99% उसके ऊपर काम हो जाएगा, 1% उसमें कुछ रह रहा होगा, तो शायद वो तो डायरेक्ट ही होंगे। तो अगर डायरेक्ट चेयरमैन के इलेक्शन हुए तो हम डायरेक्ट चेयरमैन के इलेक्शन लड़ने के पूरी कोशिश करेंगे, अगर जनता का सहयोग मिला, प्यार मिला। कौशिक जैसा है कि जैसे अगर मैं वार्ड पार्षद की इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैं एक वार्ड को ही देख पाऊंगा, एक वार्ड की समस्या पर्टिकुलर को। लेकिन अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो हम पूरे शहर की समस्याओं को उन पर ध्यान दे सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं। तो अगर शहर की हमारे महेंद्रगढ़ शहर पूरा शहर चाहेगा तो हम पूरे शहर के जो चेयरमैन के इलेक्शन होंगे उसमें जाना चाहेंगे। देखिए, पूरा शहर तो ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो लोगों के हित में कार्य करे, यानी सार्वजनिक जो भी कार्य हैं नगर पालिका से रिलेटेड या शहर की विकास के लिए जो हों। आपने काफ़ी अच्छे कार्य करे भी हैं। अब अगर आप मैदान में आते हैं राजनीति में और चेयरमैन पद के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें सब बातें होती हैं। जैसे कि आप एक स्कूल संचालक हैं तो आप एक नेता बनकर राजनीति में आकर कैसे मतलब कि इस चीज़ को मैनेज करेंगे, आप स्कूल को और जो राजनीति है उसको दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे? इसमें कौशिक जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा स्कूल है ये मैंने अपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है जी। मेरा पूरा स्टाफ भी वेल ट्रेंड है और साथ में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती भी है तो उस मेरे मिसेज है जो उन चीज़ों को देख लेते हैं अंदरूनी तौर पर। और कुछ बाहर के काम होते हैं तो वो मैं उस टाइम भी अवेलेबल, इतना तो मैं उस टाइम भी अवेलेबल रहूँगा, स्कूल के आज भी हूँ, वो तो एकदम ही है ना योगा। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे का 24 से 24 घंटे वहीं, अगर वहाँ चलेंगे राजनीति में चले तो वहीं रहेंगे। तो जितना कोशिश होगा जहाँ जरूरत पड़ेगी यहाँ रहेंगे। अच्छा, देखिए जैसे मैंने बताया कि लोगों के जहन में सवाल हो सकता है कि स्कूल और आप अपनी राजनीति को कैसे मैनेज करेंगे। कुछ इस प्रकार से सवाल ये भी उठ के आ सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन टाइम पे ये उठता है खास तौर पे कि आप किस परिवार से संबंधित रखते हैं, आप किस मोहल्ले से रिलेटेड हैं, आप किस वार्ड से रिलेटेड हैं और आप किस कास्ट से रिलेटेड हैं, उसी के अकॉर्डिंग वोटिंग होती है। तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे? क्या कास्टिज्म को फेवर करेंगे, मोहल्ले के लिए काम करेंगे, वार्ड के लिए काम करेंगे? किस तरीके से इलेक्शंस में आप वोट एंड सपोर्ट लेंगे? देखो कौशिक जी, मैं कास्टिज्म में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता और किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कास्टिज्म पर हम बात करेंगे तो हम एक अच्छा और ईमानदार आदमी को नहीं चुन के आगे ला सकते। क्योंकि ऐसा है कि जैसे मान लो मेरी सैनिक कास्ट है मान लो, और अगर कल को कि हमें लगता है कि हमारे कास्ट के सबसे ज़्यादा वोट है मान लो, महेंद्रगढ़ में ज़्यादातर हैं लोग, और हमें उसी कास्ट के ऊपर मैं अपना जीत जाऊँ, चाहे मैं फिर तो ये मैं यही सोचूंगा कि भाई मैं तो हर बार मान लिया कोई भी सैनिक कास्ट का ही जीतता चला जाएगा जी। तो ये चीज़ें ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि किसी को भी कास्ट के ऊपर वोट नहीं करना चाहिए। जो भी अच्छा कैंडिडेट लगे, 36 बिरादरी के लोग जिसके साथ हो, हर मोहल्ले गली से जिसको वोट मिले, जो 36 बिरादरी लोगों का भला कर सके उसको हमें वोट करनी चाहिए। हमें जात पात पे वोट नहीं डालने चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो सर इसमें जैसे ये सवाल है जहन में लोगों के, तो ऐसा भी सवाल हो सकता है कि आप किस पर्टिकुलर पार्टी से या किस पर्टिकुलर नेता से जुड़कर काम करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे।
आप इलेक्शन में आते हैं या राजनीति में आते हैं तो क्या आप जो वर्तमान एमएलए हैं रावदान सिंह उनसे जुड़ेंगे या फिर रामविलास शर्मा जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनसे मिलेंगे या फिर मतलब बीजेपी या कांग्रेस किसको सपोर्ट करेंगे? आप किस पार्टी में हैं? मतलब मेरा सवाल मेरी ऑडियंस के माध्यम से ये है कि क्या आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? आपका क्षेत्र कौन सा है? मैं हर उस इंसान से जुड़ा हुआ हूँ, हर उस पार्टी से जुड़ा हुआ जो महेंद्रगढ़ के विकास के बारे में सोचेगा, महेंद्रगढ़ के विकास की बात करेगा। और चाहे वो अगर महेंद्रगढ़ के विकास के लिए या महेंद्रगढ़ के किसी भी ऐसे कार्य के लिए कि जो महेंद्रगढ़ के हित में होगा, उसके लिए अगर हमें रामविलास शर्मा जी हमारे से पूछ शिक्षा मंत्री के पास अगर वो कर सकते हैं तो हम उनके पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। अगर जो काम रावदान सिंह जी कर सकते हैं तो हम उनके पास भी जाने में नहीं हिचकेंगे। और कहीं जो भी प्रशासनिक या कुछ अदर लेवल की कोई भी चीज़ों की, जैसे जो हमारे माननीय एसडीएम साहब हैं संदीप जी, उन्होंने अनुभव है इस चीज़ों का, अगर हम उनसे भी हमें कोई मदद लेनी चाहिए तो हम उनके पास भी जाएंगे। तो हमें कि विशेष एक पर्टिकुलर पार्टी से बंद कर हम सभी को साथ लेकर चलना पसंद करेंगे। मतलब जो महेंद्रगढ़ विकास में हमारा सहयोग करेंगे हम उनके साथ हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से हैं। मतलब आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप ना किसी के पक्ष में हैं और ना किसी के विपक्ष में हैं, आप निष्पक्ष हैं और आप उन लोगों के साथ हैं जो महेंद्रगढ़ के विकास में आपके साथ। इस एपिसोड में हमारे साथ थे रमेश सैनी जी और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने समय दिया, काफ़ी अच्छा समय दिया। और मैं ये चाहूँगा सर अंत में कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई मैसेज दें। मैं इस विषय में मैं सभी महेंद्रगढ़ के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सभी युवा साथी और महेंद्रगढ़ के सभी बुद्धिजीवी वर्ग और सभी माताओं बहनें जितने भी लोग हैं महेंद्रगढ़ के विकास के लिए अपना योगदान दें। ये शहर अपना है, हम सबका है, इसको आगे स्वच्छ बनाने में और आगे विकास की गति तेज देने में इसका सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।